आपको मेरे बारे में क्या मालूम है मिस्टर फेरो? आइवान फेरो ने कहा, बस इतना कि हायल जोशियो के रास्ते में मज़ाहिम होने आए हो। कुछ नए प्रोग्राम लाए होगे, लेकिन बेवकूफ़ी है। हायल जोशियो के खिलाफ मुल्की पैमाने पर जंग की जाए तो मुमकिन है उसे कोई नुकसान पहुंच जाए। एक आम कोशिश उसके खिलाफ कभी मौसर नहीं होगी। जो लोग इतना न समझ पाएं वो उसके खिलाफ क्या कर सकेंगे। तुम गौर करो, यहाँ उसकी हुकूमत है, यहाँ के समंदर में उसके जाल बिछे हुए हैं, इस इलाके के जितने जजीरे हैं उन पर उसका कब्जा है। क्या एक मुल्क को चंद लोग तबाह कर सकते हैं? ये उसका कारोबार है। उससे सौदा करो और मकसद हासिल कर लो। ये कार्रवाइयाँ ला हासिल हैं। मैंने कहा, मैं ये कहना चाहता था मिस्टर फेरो कि आप मेरे बारे में क्या मालूमात रखते हैं। हायल जैसी कुव्वत से टकराने का तसव्वुर आम लोग नहीं कर सकते, और फिर वो भी मुआवजा लेकर। मैं भी अपनी कायनात का शहंशाह हूँ और मुनाफिकत की बात नहीं कर सकता। आपके फलसफे ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। दर हकीकत हुकूमत वो होती है जिस पर अपना मुकम्मल इक़्तिदार हो। जो कुछ आपने बताया है वो मेरे लिए अजनबी और दिलचस्प है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। फेरो ने कहा, शुक्रिया। अब ये बताओ कि यहाँ क्या करने आए थे? मैंने कहा, आप सुन चुके हैं। मुझे उस आबदोस के बारे में मालूमात दरकार हैं, उसी के लिए कोशिश करता फिर रहा हूँ। फेरो ने कहा, फोरकॉस के बारे में मालूमात नहीं हासिल की थी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। वो बोला, ये इल्म नहीं था तुम्हें कि ये हायल जोशियो की नहीं मेरी मिल्कियत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म था, लेकिन ये भी पता चला था कि हायल जोशियो आपके कांधों पर सफर करता है। फेरो ने कहा, इन लफ्जों में मक्कारी की बू झलकती है। वो मेरे कंधों पर सफर नहीं करता, बल्कि उसके कुछ मफादात का निगरान हूं मैं। मैंने कहा, मुझे इस पर हैरत है। वो बोला, क्यों? मैंने कहा, जो कुछ आपने अपने बारे में बताया है उससे मेरे जहन में आपके लिए एक खास मकाम पैदा हो गया था। अपनी छोटी सी मुतलकुल इनान मुमलिकत का हुक्मरान दूसरों का आलाकार कैसे हो सकता है? आइवान फेरो ने कहा, यह तुम्हारी तंग नजरी है। दुनिया को जितना जानते हो उतनी ही बात करते हो। कुव्वत मुंतशिर होकर आपस ही में बरसरे पैकार हो जाए तो फना हो जाती है। हाँ, कुव्वत को परखो और उसे पहचान लो। मैं तन्हा अपनी इस हुकूमत को नहीं चला सकता। एनके और इस इलाके के दूसरे जजायर दुनिया के बेहतरीन जराइम पेशा लोगों का मस्कन है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दूसरे बहुत से ममालिक अपने बहरी बेड़ों की मदद से मुख्तलिफ मशकें भी करते रहते हैं। गोया किसी भी वक्त हम किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं। छोटी ताकतों को मुंतशिर करने और नाकाम बनाने के लिए बड़ी ताकतों को यकजा होना पड़ता है, और इस तरह चंद बड़ों ने आपस में इल्हाक कर लिया है। हायल जोशियो मेरे मफादात की निगरानी करता है और मैं उसके। वो ताकत है और खुद को मनवा चुका है। मैं उससे ताउन करता हूँ और बस। मैंने कहा, तो ये बात है। बहरहाल मैं इस बारे में नहीं जानता था, लेकिन हायल जोशियो के हाथ बहुत लंबे हैं। इसके बरक्स, फेरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो अपने लंबे हाथों से जो कुछ समेटता है उसमें मेरा हिस्सा भी होता है। मैं घर बैठे ये खेल खेलता हूँ। मैंने कहा, गोया आप दोस्त के सौदे में आपका हिस्सा भी होगा? फेरो ने कहा, उसके बगैर ये सौदा कैसे मुकम्मल हो सकता है? उसके अलावा इस आबदोस के इस मसरफ की तजवीज मैंने ही पेश की थी और हायल ने मेरी जहानत को सराहा था। उसके जहन में इस सौदे की इस हद तक कामयाबी का ख्याल नहीं था। तुम समझ गए होगे कि हमारे दरमियान क्या ताल्लुकात हैं। मैंने कहा, मिस्टर जोशियो की शख्सियत भी इतनी ही मुतासिर कुन है मिस्टर फेरो। उसने कहा, जोशियो शख्सियत? सुनो दोस्त, अगर जोशियो किसी शख्सियत में मेरे सामने आ जाता तो आज उसका वजूद ना होता। हर ज़हीन इंसान में कुछ खूबियां ऐसी होती हैं कि उन्हें तस्लीम करना पड़ता है। इब्तिदा में मुझे उसकी तलाश रही, क्योंकि उस वक्त यहाँ मेरा तसल्लुत था। मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहता था। मैंने उन कुव्वतों को उसके लिए जहन्नम बना दिया, लेकिन वो सब्र सुकून का मुजाहिरा करता रहा और सिर्फ मेरी कोशिशों को नाकाम बनाता रहा। फिर उसने मुझसे एक बात कही जिसने हमारे दरमियान मफाहमत पैदा कर दी। मैंने दिलचस्पी से पूछा, वो क्या? उसने कहा, वो सिर्फ एक नाम रहेगा। जिस्म की हैसियत से कभी मेरे सामने नहीं आएगा। इलाकों का बदन मैं रहूंगा। इस तरह दो दुश्मनों की हैसियत से हम कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। बात मान लेने वाली थी, मान ली गई, और उस वक्त से हम दोस्त हैं। मैंने पूछा, वो आपका नादीदा दोस्त है? उसने कहा, हाँ, मेरे सामने आ जाता तो जिंदा न रहता। यही उसकी अक्लमंदी है। मैंने कहा, क्या ये ताज्जुब खेज बात नहीं है? उसने कहा, वो क्यों? मैंने कहा कि आपके दिल में कभी उस नादीदा दोस्त को देखने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई? फेरो ने कहा, 80 आदमी इस कोशिश में हलाक हो चुके हैं। मैंने कहा ना, इंसान की कुछ खूबियां ही उसे मुमताज करती हैं। उसने अपना वादा निभाया, एक बार भी मेरे सामने नहीं आया। यही नहीं, जमीन के किसी चप्पे में कोई भी उसकी शनाख्त कर दे, मैं उसकी पुश्तों को मालामाल कर दूंगा। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, इंतहाई हैरत अंगेज बात है, नाकाबिल यकीन। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, क्या मतलब? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या?
میں نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید آپ نے صحیح لوگوں کو اس کی تلاش پر نہیں لگایا۔ فیرو نے کہا جن لوگوں کو میں نے اس کام پر مامور کیا تھا وہ میرے نزدیک بہترین دماغ تھے۔ میں نے کہا تب پھر آپ جوشیو کے معیار کا تعین نہیں کر پائے ہوں گے۔ بولا کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے مسٹر فیرو، یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر کہا کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا ایک پیشکش ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ میں نے کہا میں جوشیو کی شخصیت کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر فیرو کہ میں ایک غیر متعلق انسان ہوں اور صرف معاوضے پر اس ملک کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوا ہوں۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ زمین کے کسی چپے پر کوئی اس کی شناخت کر دے، میں اس کی پشتوں کو مالا مال کر دوں گا۔ فیرو نے کہا گویا تم جوشیو کی شخصیت کو بے نقاب کر دو گے۔ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا اسی طرح جس طرح میں بالآخر آپ دوست کے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ آئیوان فیرو مجھے گھورنے لگا۔ کافی دیر تک خاموشی سے اسی طرح گھورتا رہا، پھر بولا چالاک لومڑ، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ممکن ہے ایسا ہو، تم تو ان علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہو، اگر میں ایسی کوشش کروں تو کسی بھی جگہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو، یا پھر اس کا اعتراف کرو کہ دوران گفتگو تم بے اختیار ہو کر فضول گفتگو کرنے لگتے ہو۔ یہ انسانی زندگی کا ایک کمزور پہلو ہے۔ آئیوان نے پہلو بدلا، اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہریں پیدا ہو گئی تھیں۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کرسی میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور میرے کانوں میں ایک ہولناک چیخ گونج اٹھی، اور شاید اس کمرے میں لگے ہوئے نظر نہ آنے والے اسپیکروں پر گونجی تھی۔ میری نگاہ مچھلیوں کے ایکویریم کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے ایک بے لباس انسانی بدن ایکویریم کی چھت سے نیچے آتے دیکھا۔ چھت کسی دروازے کے دو پٹوں کی مانند کھلی تھی اور انسانی بدن کو پانی میں گرانے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ میں نے دہشت زدہ نگاہوں سے پانی میں گرنے والے نسوانی وجود کا چہرہ دیکھا اور دوسرے لمحے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ شیری تھی، اس کی آنکھوں میں دہشت کے آثار منجمد تھے۔ وہ دیوانہ وار چھت کی جانب تیرنے لگی اور چھت سے جا لگی، لیکن نوکیلے دانتوں والی مچھلیاں بھی آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک مچھلی نے شیری کی پنڈلی میں منہ مارا اور گوشت کی ننھی سی بوٹی ادھیڑ کر لے گئی۔ شیری کی دہشتناک چیخ یہاں سنائی دی تھی۔ میں نے بے چین نگاہوں سے فیرو کو دیکھا، وہ پتھرائے ہوئے انداز میں پانی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ننھی مچھلیاں اب جوش و خروش کے عالم میں شیری کی طرف دوڑ رہی تھیں اور اس کے بدن کا گوشت نوچ نوچ کر لا رہی تھیں۔ شفاف پانی میں اس کے خون کے لہریے گردش کر رہے تھے۔ بڑا ہولناک منظر تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ میری کوئی کوشش اب شیری کو نہیں بچا سکتی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سزا اسے کس گناہ کی پاداش میں مل رہی ہے۔ مچھلیاں اب اس کے بدن سے گتھ گئی تھیں۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ انہوں نے شیری کو پوری طرح ڈھک لیا تھا، بس کبھی اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں مچھلیوں کو ہٹانے کی جدوجہد میں ہلتا نظر آتا تھا۔ 10 منٹ تک یہ کھیل جاری رہا اور اس کے بعد پانی میں ایک انسانی پنجر نظر آیا جس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ذرہ نہیں تھا۔ مچھلیاں اس کی ہڈیاں تک چاٹ گئی تھیں۔ پھر فیرو کے بدن میں جنبش ہوئی۔ اس نے گلا صاف کر کے کہا یقیناً تم اسے پہچانتے ہوگے۔ میں نے کہا ہاں، وہ شیری تھی۔ فیرو بولا وہ جس نے تمہیں میری طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے مزمحل لہجے میں کہا شاید۔ فیرو بولا مجھے تمہاری بات پر غصہ آ گیا تھا، یہ کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا لیکن کیا مسٹر فیرو؟ اس نے کہا تمہاری بکواس نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آؤ میرے پیچھے آ جاؤ اور سنو، اپنی بات پوری کرنے کے لیے زندہ رہنا، یہاں ہر قدم پر موت ہے۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا میں کوشش کروں گا۔ شیری کی موت نے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، لیکن یہ وقت خود کو سنبھالے رکھنے کا تھا۔ شیری کی مارشل پر غیر موجودگی اب سمجھ میں آئی تھی، لیکن یہ ناگزیر تھا۔ عمارت زیر زمین تھی، اسے واقعی ایک عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ در و دیوار سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جگہ جگہ عجیب و غریب قسم کی مشینری کا جال پھیلا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا کہ آئیوان فیرو ایک خطرناک انسان ہے۔ ممکن ہے اس کی کہانی سرے سے فریب ہو، ممکن ہے حائل جوشیو وہ خود ہو۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا وہ ایک بڑے ہال کی شکل میں تھی جس میں صرف 2 دروازے تھے، ایک وہ جس سے ہم گزر کر اندر آئے تھے، دوسرا ہال کے اندر سرے پر تھا۔ فیرو کی آواز ابھری، جیگان۔ اس نے بہت آہستہ سے یہ کہا تھا، لیکن دوسرے لمحے ہال کے آخری دروازے سے ایک دیو قامت شخص نکل آیا جس کے نچلے بدن پر ایک قدیم طرز کا لباس تھا، اوپری بدن برہنہ تھا اور وہ کسی سانچے میں ڈھلا فولادی مجسمہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا قد 6.25 فٹ سے کم نہ ہوگا۔ فیرو کی آواز ابھری، تمہارا شکار جگان، اور میں اس کی بات سے چونک پڑا۔ فیرو نے کہا جوشیو کی آبدوز یہیں کہیں سمندر میں محفوظ ہے۔ ممکن ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں، لیکن اس وقت جب تم اسے بے نقاب کر دو۔ تمہارا خیال ہے کہ میں فضول گفتگو کر بیٹھا ہوں؟ یہ بات نہیں ہے میرے دوست۔
तुम्हारी बदकिस्मती से मैं अहमक नहीं हूँ। जिगान को कत्ल कर दो, तुम्हें जिंदगी की जमानत दी जाएगी। दूसरी शक्ल में अपने अंजाम को पहुंच जाओगे। मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। ओह। फेरो की आवाज उभरी, जिगान आगे बढ़ो और खेल शुरू कर दो। जिगान ने दोनों हाथ फैला दिए। दर हकीकत में उसकी कुव्वत का अशरे अशीर भी नहीं था। इस वक्त सिर्फ खुदा की जात मुझे बचा सकती थी। अल्लाह का नाम लेकर तैयार हो गया। जिगान इत्मीनान से मेरे करीब आ गया था। पहला हमला मैंने ही किया। मैंने उछलकर उसकी पिंडली पर ठोकर मारी थी। इस ठोकर से उसके पहाड़ जैसे बदन में हरकत तो हुई थी, लेकिन वो गिरा या लड़खड़ाया नहीं था, बल्कि निहायत फुर्ती से उसने दोनों हाथ फैलाकर मुझ पर मारे। ये ज़र्ब अगर गर्दन पर पड़ी होती तो हड्डी टूट गई होती। मैंने बचने की कोशिश की और उसके हाथ मेरे शानों पर पड़े। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे दो हथौड़े मेरे शानों की हड्डियों पर पड़े हों। मैं इस ज़र्ब से नीचे गिर पड़ा, लेकिन देर करता तो मारा जाता। मैंने गिरते गिरते भी अपने बदन की पूरी कुव्वत से एक ठोकर उसके घुटने पर रसीद की और ये ज़र्ब कारगर रही। वो एक हल्की सी चीख के साथ नीचे गिर पड़ा। मैंने पलट कर दूसरी ठोकर उसके मुंह पर रसीद कर दी। ये अंदाजा उसकी जिसामत को देख कर ही हो गया था कि उस पर फतह कोई इत्तेफाक ही हो सकती है। लिहाजा बाकायदा जंग करने की बजाय सिर्फ ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं जो उसे मफलूज कर दें। वो मेरी बाईं टांग पर गिरा था और ऐसा महसूस हुआ था जैसे टांग किसी चट्टान के नीचे आ गई हो। मैंने करवट बदली और दूसरी टांग उसकी पुश्त पर रख कर उसे धकेल दिया। उसके नीचे दबी हुई टांग आजाद हो गई थी। मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और दीवार के नजदीक पहुंच गया। जिगान संभल कर खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी और चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। हालांकि मेरी जोरदार ज़रबों ने उसे गिरा दिया था, लेकिन यूं लगता था जैसे अभी तक उसे कुछ भी ना हुआ हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे खिसक रहा था। फिर पुश्त पर दीवार महसूस करके मैं रुक गया। मेरे दिल में एक ख्वाहिश उभरी थी और मेरी ये आरजू फौरन ही पूरी हो गई। उस वक्त खुदा से जो मांगता मिल सकता था। मैंने सोचा कि काश वो दीवानगी के आलम में मुझ पर छलांग लगा दे। इस तरह मैं उस पर एक मौसर ज़र्ब लगाने में कामयाब हो सकता था। दूसरे लम्हे उसने फजा में बुलंद होकर मुझ पर छलांग लगा दी। मैं बड़े इत्मीनान से उसके निशाने से हट गया और जिगान पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया। उसका सर फट गया, नाक शदीद जख्मी हो गई। दीवार से टकरा कर वो चित गिरा। इस दौरान मैं दीवार के पास से काफी दूर हट गया। जिगान को इस बार उठने में कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वो हवास खो बैठा। उसने निचले लिबास की पेटी में उड़सा हुआ खंजर निकाल कर मेरी तरफ फेंका। उस वक्त भी तकदीर ही थी कि मैं झुक गया, वरना खंजर मेरे हलक में पैवस्त होता। वो हॉल की दूसरी दीवार से टकरा कर नीचे गिरा। उस वक्त मुझे किसी हथियार की जरूरत भी थी, चुनाचे मैं बेइख्तियार खंजर की तरफ दौड़ा। मैंने खंजर उठा लिया, लेकिन जिगान सूरत हाल महसूस करके मुझ पर चढ़ दौड़ा। उसे रोकने का एक ही तरीका था कि वही हरबा इस्तेमाल करूं जो उसने किया है। मैंने खंजर फल की तरफ से पकड़कर फ्रिस्बी की तरह उसकी तरफ फेंका और खंजर उसके दाएं शाने में दस्ते तक पैवस्त हो गया। जिगान के चेहरे पर तकलीफ का शायबा तक न था। उसने दस्ते को पकड़कर खंजर बाहर खींच लिया और उसे दूसरे हाथ में पकड़ लिया। खंजर के फल से उसका अपना लहू टपक रहा था। उसने वहशियाना अंदाज में खंजर के फल को जबान निकाल कर चाटा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये सूरत हाल खतरनाक हो गई थी। मैंने अकब में निगाह दौड़ाई। दीवार ज्यादा दूर नहीं थी। एक बार फिर मैं पीछे खिसकने लगा। जिगान ने भी इस बार जल्दबाजी नहीं की थी। वो हाथ फैलाकर मेरे रास्ते बंद कर देता था और दर हकीकत उसके लंबे हाथों के फैलाव से निकल जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ताहम मैं बचाव की तदबीर सोच चुका था। उसने मुझसे चंद फुट के फासले पर रुककर खंजर को उछाल कर दूसरे हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन इस मौके को गंवाना जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत होती। खंजर दूसरे हाथ में पहुंच भी ना पाया था कि मेरी लात घूमी और इस खतरे से बेनियाज होकर कि इसका नतीजा क्या होगा, मैंने खंजर पर ठोकर मारी। मेरा निशाना कामयाब रहा। खंजर उछल कर जमीन पर जा गिरा, लेकिन जिगान मुझ पर पिल पड़ा। वो मुझे अपने चौड़े बदन से रगेदता हुआ दीवार तक ले गया और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मैं दो चट्टानों के दरमियान पिस गया हूं। मैंने शदीद हैजान के आलम में उसके जबड़े पर घूंसा मारा। हाथ झुंझुना कर रह गया था, लेकिन वो उलट कर गिर पड़ा और एक दिलखराश चीख उसके हलक से निकल गई। अब रुकना बेसूद था। मैं उसके बदन पर सवार हो गया और उस पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन उस कमबख्त के हाथों की लंबाई काम आई। उसने मेरी गर्दन दबोच ली थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी गर्दन शिकंजे में जकड़ गई हो। चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों की बीनाई ज़ायल होने लगी। घुटते हुए दम के साथ मैंने घूंसा बनाकर जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर उसकी नाक पर मारा और मेरी गर्दन उसकी गिरफ्त से निकल गई। मैं शराबियों की तरह झूमता हुआ उठ खड़ा हुआ था।
टांगें बेजान हो रही थीं, लेकिन जिगान को उठते हुए देखकर मैंने बदन की कुव्वत मुजतमा की और एक टक्कर उसके सीने पर मारी। वो उछल कर नीचे गिरा और कर्ब से हाथ पांव पटकने लगा। उसके मुंह से खून उबल रहा था। मैंने 2-3 बार गर्दन झटकी और आंखों के सामने फैलते हुए तारीक लहरिए दूर किए। मुझे हैरत थी कि वो इस आसानी से कैसे मगलूब हो गया, लेकिन दम तोड़ते हुए वो औंधा हो गया था। तब मुझे उसकी पुश्त में ऐन दिल के पीछे लंबा खंजर दस्ते तक पैवस्त नजर आया। अब मुझे सूरत हाल का अंदाजा हुआ। जब मैंने उसके जबड़े पर घूंसा मारा तो वो खंजर पर गिरा और उसी वक्त खंजर उसकी पुश्त में पैवस्त हो गया था। जिगान हलाक हो गया था, लेकिन हालत मेरी भी दुरुस्त नहीं थी। 2-4 कदम ही चला था कि जोर का चक्कर आया और कोशिश के बावजूद हवास न संभाल सका। जहन तारीकियों में डूबता चला गया था। कितनी देर के बाद होश आया इसका मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन जिस जगह होश आया वो काफी आरामदेह थी। मैं यहाँ तन्हा नहीं था। निगाहें दौड़ाकर चारों तरफ देखा। कुछ फासले पर आइवान फैरो मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो। मैंने कहा, हेलो मिस्टर फैरो। वो बोला, अपनी तवानाइयां महसूस करो, खुद को चाको चौबंद पाओगे। मैंने वाकई अपने बदन को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, आपका कहना दुरुस्त है मिस्टर फैरो। वो बोला, बेहोशी के आलम में तुम्हें हलाक किया जा सकता था या फिर तुम गुलामों की बस्ती में भेजे जा सकते थे। मैंने ताज्जुब से कहा, गुलामों की बस्ती? उसने कहा, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, देख लेना। मैंने कहा, ये आपके गुलाम हैं? उसने कहा, वो हैं जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझते थे, वो हैं जो मुझे फना करना चाहते थे। शायद तुम यकीन न करो, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के लोग हैं। इनमें एक से एक शातिर, एक से एक खतरनाक शख्स मौजूद है। ऐसे ऐसे कातिल जिन्होंने इंसानी जिंदगी को हशरातुल अर्ज से ज्यादा न समझा, कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानों को कत्ल करते रहे। आज वो मेरे कैदी हैं और कुत्तों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने पूछा, तो मुझे क्यों जिंदा रखा गया? फैरो ने कहा, जिगान के कातिल को बेबसी की मौत नहीं दी जा सकती। और फिर तुमने जोशियो को बेनकाब करने का दावा किया है, क्या अपना अहद पूरा नहीं करोगे? मैंने कहा, जरूर पूरा करूंगा, बशर्ते कि तुम उसका मौका दो। फैरो ने कहा, जिगान को कत्ल करके तुमने वो इम्तिहान पास कर लिया है जो तुम्हारी जिंदगी को कुछ और मोहलत देता है। मैंने कहा, उसके साथ ही तुमने 2 वादे भी किए हैं मिस्टर फैरो। उसने कहा, कौन से? मैंने कहा, मुझे इतनी दौलत दोगे कि मेरी पुश्तें ऐश करेंगी और उस आबदोस की तरफ मेरी रहनुमाई करोगे। फैरो ने कहा, ये एक बड़े आदमी का वादा है, जरूर पूरा होगा। आओ मैं तुम्हें गुलामों की बस्ती दिखाऊं, उठो मेरा ताकुब करो। उसने खुदकार कुर्सी को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं बिस्तर से उतर आया। कुर्सी खुदकार दरवाजे से गुजरकर एक कमरे में पहुंची और मैं भी उसके साथ कमरे में आ गया। दफतन यूं महसूस हुआ जैसे कमरा ऊपर बुलंद हो रहा हो। फैरो ने कहा, इस कुर्सी के बारे में ये बता दूं कि ये तुम्हारे ख्यालात के साथ सफर करती है। मैं इस पर इस तरह महफूज हूं जैसे किसी आहनी खोल में। अगर इस तरफ गोलियां भी चलाई जाएं तो वो उसी निशाने पर वापस लौट जाती हैं जहां से चलाई गई हूं। कोई हथियार इस पर कारगर नहीं हो सकता। मैंने कहा, एक बड़े आदमी को दूसरे बड़े आदमी से इसकी तवक्को भी नहीं रखना चाहिए। हमारे दरमियान मफाहमत की फजा है। कमरा नुमा लिफ्ट रुक गई। एक दरवाजा खुला और हम बाहर निकल आए। ये जगह एक टेनिस कोर्ट की मानंद थी, बेहद वसी और शफाफ। उसके दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजों पर आहनी सलाखें लगी हुई थीं। यहाँ दाखिल होते ही लातादाद इंसानी आहें और कराहें सुनाई देने लगी। ये नंग धड़ंग इंसान थे जो उन सलाखों के पीछे बंद थे। उनकी हालत देखकर खौफ महसूस होता था। बदन जगह जगह से उधड़े और नुचे हुए थे। बेपनाह तशद्दुद किया गया था उन पर, जिसके आसार उनके वजूद पर नुमाया थे। अक्सर लागर और नहीफ थे और बाज काफी तनुमंद। बेशुमार लंगड़े लूले भी थे। मेरा बदन लरस गया। इंसान की ये तजलील एक इंसान नहीं की थी। फैरो ने कहा, ये सब दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिम हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का आखिरी जुर्म करके ये यहाँ तक आए और अब ये कोई जुर्म नहीं कर सकेंगे। इन इलाकों का इंतजाम निहायत साइंटिफिक तरीकों से किया जाता है। ये मेरी और हायल जोशियो की मुश्तरका स्कीम थी जिसके तहत ये यहाँ पहुंचे। पहले हम अपने किसी मुखालिफ को बर्दाश्त नहीं करते थे। वो या तो हलाक कर दिया जाता था या फिर यहाँ पहुंच जाता था। लेकिन कितने गधे पालते हम लोग। हमने कुछ और तरीके दरियाफ्त किए। इनके पर लूट मार का त्यौहार मनाया जाता है। वहां किसी को कत्ल करना जुर्म है, लेकिन मुजरिम जहन कहां बाज आते हैं। चुनाचे एक दुश्मनों का जजीरा भी फराहम किया गया जहां हर रोज कुछ इंसानी लाशों में इजाफा हो जाता है। इस तरह इस त्यौहार के जरिए खतरनाक लोगों को आपस में दुश्मन बनाकर उन्हें लड़ा दिया जाता है और वो लोग अपना हिसाब खुद कर लेते हैं। हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आती। तो
दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।